साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। बहुत पहले दोस्तों कमर सादीपुरी ने कहा था, किसी मजलूम को घर लाने से डरता हूं, कहीं घर मेरा फिलिस्तीन ना हो जाए। कुछ ऐसे ही स्थिति दोस्तों झारखंड के साथ। जैसे फिलिस्तीन का भूभाग कभी बहुत बड़ा था, यहूदी समाज के लोगों को एक हिस्सा इजराइल के नाम से दिया गया, लेकिन धीरे धीरे पैर पसारते हुए इजराइल कहां चला गया और आज गाजा पट्टी में जिंदगी गुजारने को किसी तरह विवश है फिलिस्तीनी, और उस पर भी इजराइल को चैन नहीं है। बमबारी होती रहती है, मासूम बच्चे अकाल मौत के ग्रास में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति तो नहीं है इतनी भयावह झारखंड में, लेकिन ये तो तय है कि झारखंडी यानी कि जो आदिवासी है जिनके लिए राज बना, वही अपने घर से लगातार बेदखल होते जा रहे हैं। विस्थापन पलायन का दंश मान लीजिए नियति बन चुका है और लगातार अब मौत तक हो रही है। ताजा मामला है खूंटी का ही दोस्तों। पढ़ा राजा थे सोमा मुंडा, स्कूल के टीचर भी थे, हेडमास्टर भी थे, और आदिवासी सवालों को लेकर हर जगह लड़ भिड़ जाया करते थे। उनके समाज में अच्छी इज्जत थी, सम्मान था, लोग उनकी बातों को भी सुना करते थे, माना करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि आदिवासी जमीन पर कहीं भी अतिक्रमण नहीं करने दूंगा, कुछ भी हो जाए इसके लिए। आज शायद यही कारण है कि जो जमीन दलाल थे, जिनको सत्ता का संरक्षण हासिल है, उन्हें ये बातें कैसे हजम हो पाती। तो सबसे अच्छा उपाय है कि रास्ते से हटा दिया जाए, और यही हुआ सोमा मुंडा के साथ। ये कहानी कई लोग बता रहे हैं, अपने अपने ढंग से कहानियां बांट रहे हैं दोस्तों। हमने सोचा क्यों ना उनकी पत्नी जो है, उन्होंने क्या देखा, क्योंकि पहली गवाह जो है वही जब छाती को छलनी किया गया सोमा मुंडा की, तो ट्राइबल इंडिया के पत्रकार साथी है, उन्होंने उनसे बातचीत की है। हम साभार जो है ये बातचीत आपको सुनवा रहे हैं दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि सुनिए आप कि अमृता मुंडा जो पत्नी है सोमा मुंडा की, वो कैसे दर्दिली कहानियों को अपने आंखों में आंसू को जज्ब करते हुए बार बार उनकी आंखें छलछला आती हैं, लेकिन कहना तो है, बताना तो है, क्योंकि सच भी सामने आना जरूरी है। चलिए साथियों, फिर हम बात करेंगे। आप सुनिए अमृता मुंडा ने कैसे पूरी कहानी अपनी जुबानी बताई। स्कूल 3 बजे छुट्टी होता है ना, हम लोग 3 बजे छुट्टी के बाद हम लोग 9वीं और 8वीं का रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन करना था, इसलिए खूंटी जा रहे थे। खूंटी पहुंच चुके थे। उसके बाद खूंटी पहुंचने के बाद हम लोग सीधे डीओ ऑफिस में गए। कुछ ऑनलाइन का काम रुक रहा था, तो वहाँ से ऑर्डर लेना था, इसलिए वहाँ ऑर्डर ले करके फिर हम लोग वहाँ 10 मिनट में हम लोग का काम हो गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद अब ऑनलाइन करने के लिए कंप्यूटर सेंटर में जो फार्म भरा हुआ है सबको छोड़ने गए। वहाँ कंप्यूटर सेंटर में कागजात को छोड़ने के बाद हम लोग एक परिचित सरकारी टीचर जो गुमरू में मिस्टेस है, पढ़ाती है, उसके साथ और हम लोग 3 आदमी माझी होटल में चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए घुसे। वहाँ चाय नाश्ता खाने पीने के बाद हम लोग तीनों आदमी विदा हो गए। वो अपना घर चली गई और हम लोग भी इधर अपना रांची खूंटी रास्ता में अपना घर के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन खूंटी से निकलने से पहले एक ग्लोबल स्कूल के पास एक मुर्गा दुकान है, वहाँ रुक गए, कहे कि मेरा हस्बैंड को चिकन खाने का इच्छा हो रहा था, सोमा जी को जी। और चिकन बनवाने के लिए हम लोग वहाँ रुके हुए थे। लेकिन हमारा जो शत्रु था उसको तो हम लोग नहीं देखे थे,
और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग के पीछे आज कोई हमारा पीछा कर रहा होगा। वहाँ से 15-20 मिनट में मीट बना करके हम लोग घर के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ ये होंडा शोरूम है, वहीं से एक रास्ता अलग हुआ है दाहिनी ओर, जमुआदाग जाने वाला रास्ता। उस रास्ता से हम लोग अपना घर के लिए आ रहे हैं। और रास्ते में देवपुरिया कंप्यूटर वाला का घर भी है और वहाँ से कुछ स्कूली बच्चों का कुछ कागज़ लेना था और इसलिए उसी रास्ता को हम लोग चुने कल घर आने के लिए। और उसका घर में जा कर के खटखटाए उसका घर वाला लोग को और जो ज़रूरी कागजात था उसको मांग लिए। और ज़्यादा देरी तो वहाँ नहीं रुके, 5 मिनट में हम लोग वहाँ से अरविंद का घर से निकल करके हम लोग वही जमुआदाग वाला रास्ता से अपना घर के लिए आ रहे थे। जमुआदाग से करीब मैंने जमुआदाग नहीं कहेंगे, नामकोम कहेंगे। नामकोम से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है नामकोम बगीचा से। और वही तालाब के पास 2 बाइक सवार लोग हम लोग के पीछे धड़ाम से आ जाता है। हम लोग चल रहे थे उस समय, हम लोग के पीछे से नहीं आ रहा था, मैंने अचानक से कहाँ से आ जाता है। माने पीछे से ही आया होगा, लेकिन जब पहुंचा तब हम लोग देखे एकदम ओवरटेक करके हम लोग के आगे, माने वो लोग हल्का सा ये स्लो किया होगा, बहुत स्लो नहीं, चलती गाड़ी में ही वो लोग फायरिंग कर दिया मेरे पति के सीने में। 2 गोली चलाया और हम तो पीछे बैठे हुए थे, हमको कुछ आँच नहीं आया, थोड़ा सा झटका भी नहीं लगा, क्योंकि उसका बॉडी में चला गया ना। और हम तो क्या हो गया रे, इतना मैंने आज क्या मुसीबत में हम फंस गए। जैसे बजा गोली हमारा आँख से आंसू बहने लगा। और मेरा पति को सीने में गोली लगा है कि नहीं लगा है उसका हमको एहसास भी नहीं हो रहा था, कहीं कि वो कहीं एकदम गोली लगा हुआ है जैसा नहीं हो रहा था, एकदम ठीक है जैसा। एकदम बड़ी आराम से गाड़ी को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद ये तो हम लोग बहुत गलत रास्ता में आ जाएंगे बोला भी। और वहीं से हम लोग गाड़ी को बैक करके, मैंने अपने गाड़ी को बैक किया, खूटी अब लौटना है, इधर से नहीं जाना है करके गाड़ी को बैक भी कर दिया। लेकिन जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने चाह रहा है, स्टार्ट करने नहीं सका और गिर गए वहीं पर। गिरने के बाद मेरा तो होश बिड़ा गया। अब हम इसको उठा के ले भी जाए तो कैसे ले जाए ये सुनसान जगह में, किसको मदद मांगेंगे। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अब मेरा पति फ़ोन पकड़ता तो बटन वाला, वो भी कहाँ अंदर घुसा दिया जैकेट के अंदर, कहाँ खोजेंगे बॉडी में उसका। हमारा शरीर तो काँप रहा है डर से, कहीं बदमाश लोग से कहीं और पीछे ना मुड़ जाए, ये सबको भी डर रहे हैं। लेकिन कुछ ही मिनट में एक बालू लदा हुआ ट्रैक्टर, जिस रास्ते से हत्यारे लोग भाग रहे थे वही रास्ते से बालू लदा हुआ ट्रैक्टर आता है। और उस ट्रैक्टर में 3 लोग सवार थे, ड्राइवर और खलासी लोग था होगा। फिर उन लोग को हम रोके कि रोकिए भाई रोकिए, हम बहुत मुसीबत में हैं, कम से कम मेरा पति का जान बचाइए, इसको किसी तरह थाना तक पहुंचा दीजिए या अस्पताल तक पहुंचाइए। ला दिए बोले, लेकिन वो लोग कहाँ ला देंगे मैडम, यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ लोड करेंगे। तो कुछ तो मदद कीजिए कह के हम गुहार लगा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो अपने परेशान हैं। वो लोग गाड़ी बढ़ाने लगा तो हम बोले चलती गाड़ी में हमको कम से कम ले जाइए, हमको मत छोड़िए, हमको ले जाइए, तो कम से कम आधा दूर, जितना दूर जाइएगा उतना तो हमको ले जाइए बोले। तब गाड़ी रोका, फिर हम आगे तरफ ही बैठे। बेचारा हेलमेट पहना हुआ था, उसको भी खोलने नहीं सक रहे हैं, किसी तरह खोले उसका हेलमेट पहनल को। और मैंने गाड़ी में ला देंगे कहा कि हेलमेट को खोले,
और तब तक तो वो लोग नहीं लोड करने चाहा। तो फिर हेलमेट को पकड़ के, फिर मेरा 2 गो थैला था उसको पकड़ के हम ट्रैक्टर में लोड होके हम आ गए। बगल में वो आसपास कुछ परिवार लोग रहता है नामकोम रास्ता में, वो आसपास पहुँचे और बोले, एक ई रिक्शा वाला का घर देखे, ई रिक्शा पड़ा हुआ है उसका आंगन में, तो बोले भाई हमको मदद कीजिए, चलिए हमको खूंटी पहुंचा दीजिए कह के बोल रहे हैं। तो हो सकता है रात हो गया इसलिए वो भी नहीं जाने चाहा, बोल दिया कि बैटरी डाउन है अभी मेरा ये गाड़ी नहीं चलेगा। तो हम अब उम्मीदें छोड़ दिए। फिर वहाँ से इतना आधा किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर नहीं होगा, वो NH पकड़ने के लिए, NH 75 पकड़ने के लिए हम पैदल ही एकदम कूदा दौड़े, हम एकदम अंधाधुंध चल दिए। मतलब थाना पहुंचे तो फिर क्या हुआ? रास्ता में देख रहे हैं NH में तो कोई गाड़ी ही नहीं मिल रहा है हमको वहाँ थाना तक जाने के लिए। कुछ दूर तो पैदल दौड़े, कभी चल रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम हम मैडलेस हो गए थे। हाँ, लेकिन थाना जब पहुंचे तो क्या हुआ? थाना पहुंचे, थाना गेट के पास टेम्पू को रुकवाए। एक भाग्यवश हमको एक टेम्पू मिला, वो साथ दिया, नहीं तो बहुत और लेट हो जाता। वो टेम्पू साथ दिया और टेम्पू वाला भी को भी पैसा देने के लिए भी हमको नहीं मिल रहा है पैसा। वो टेम्पू वाला भी नहीं मान रहा है, तो चलो भाई हम उधारी, चना बेचने वाला परिचित है उससे मांग करके हम उनको दे दिए पैसा और हम थाना घुस गए। थाना घुसते साथ यहाँ कौन है बड़ा बाबू, कौन है थानेदार, हम ये पूछने लगे, चलिए हमको मदद कीजिए, हम बहुत मुसीबत में फंसे हैं बोले। फिर वो लोग तुरंत मैंने कहाँ घटना स्थल पर क्या हुआ करके पूछ रहा और तुरंत वो लोग आने के लिए रेडी हो गया। हम भी तुरंत गाड़ी में चढ़े और वो लोग धनाधन मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और घटना स्थल पर। फिर यहाँ से आके हॉस्पिटल ले गए? हाँ। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि नहीं है? थाना वाला गाड़ी पहुँचने के पहले ये हम लोग थाना वाला गाड़ी के साथ पहुँचे, उसी समय तुरंत और गांव वाला लड़का लोग जो बोलेरो में गया था ना, जी, जहाँ शादी पार्टी चल रहा था, वहीं वो लोग लड़का लोग का किसी का कॉन्टेक्ट नंबर था, किसी का जो मैंने पड़ा हुआ देखा ना रास्ता में, ये चिकोर मधुर टोली तरफ का कोई लड़का देखा होगा रास्ता में पड़ा हुआ, तो वही बताया फोन से कि आप लोग का गांव का। तो ये लगभग कितना देर तक पड़े रहे होंगे? आधा घंटा तक तो पड़े रहे होंगे। आधा घंटा से ज्यादा? हमको पैदल गए थाना तक तो मतलब आधा घंटा से ज्यादा हो गया होगा जब वो पड़े रहे सुनसान रास्ता। ठीक है, तो जब मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन आपसे कभी ऐसा बात हुआ या ऐसा कुछ लग रहा है कि किस लिए इनको मारा गया होगा? ऐसे किस तरह से, मतलब इनके जान का दुश्मन कोई बन गया और इस तरह से घटना को अंजाम दिया? कुछ ऐसी बातें हुई होंगी? देखिए, ऐसे तो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं था, समझ रहे हैं, लेकिन हम तो कहेंगे आज जहाँ भी जमीन जगह का मैटर होता है, या तो भाई भैयादी में लड़ाई होता है, या तो क्या बोलेंगे, बड़ी बड़ी परियोजना को लाती है सरकार, विस्थापन जैसे बड़ी बड़ी परियोजना को लाती है। जब जब सरकार गलत नीति लाती है तो इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, आवाज उठाते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं और संघर्ष करवाते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमारे ऊपर शोषण जुर्म ना हो, हमारे लोग विस्थापित ना हो, कह के इसका हमेशा ख्याल रखता था। समाज के लिए बहुत सोचते थे। हम लोग घर परिवार में भी, हम लोग अपना परिवार तक ही सीमित नहीं है, ये सब चर्चा होता है घर में कि अगला दिन हम लोग क्या करेंगे। हर तरफ से फोन आता है ना कि हम लोग, जैसे अभी कोरबा का ही मामला, वहाँ 14 गांव विस्थापित होने जा रहा है अभी। तो साथियों, आपने सुना अमृता मुंडा को। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। हमेशा हम जैसे लोग, पत्रकार लोग भी आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर मामला टाइट फिस हो जाता है, ढाक के 3 पात वाली बात होती है। अभी भी आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, आदिवासी नेताओं के बीच में भी आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ठंडा पड़ जाता है, कोको कोला की झाग के जैसा। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद।
जय भारत।